यूजी फिजिक्स सॉल्यूशन और ये पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 10 डिस्कस किए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 10। और ये जो एग्जाम था ये 22 मई 2023 को शिफ्ट सेकंड में कंडक्ट करवाया गया था। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, ये पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ 1.5 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ 45 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। अगर हम सेल को कर रहे हैं जिसका ये मतलब 2.25 हो गया है, तो आपको बताना है बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट टू मतलब कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ये बताना है। तो पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द वायर ये डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम रेशियो अगर लिखें तो E1/E2 इक्वल टू हो जाएगा L1/L2 के। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है L2। तो L2 को हम कैसे लिख सकते हैं, L2 कैन बी रिटन एज L2 इक्वल टू हो जाएगा E2/E1 इंटू में L1। देखो L2 को यहाँ लाओगे, E1 को नीचे, E2 इधर ऊपर आएगा। तो बस जो वैल्यू वो हम लिख लेंगे। ये मान लेते हैं ये हमारा E1 है और ये L1 और ये E2। तो वैल्यू पुट करते हैं सबकी। E2 कितना है 2.25, E1 की वैल्यू 1.5 है और जो लेंथ है पहले वो 45 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमें मिलेगा 67.5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सिंपल बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, in a feedback amplifier, if the feedback voltage is in opposite phase, the gain is less than 1, then it will। तो जब गेन लेस देन 1 है तो ये कभी भी ऑसिलेटर की तरह काम कर ही नहीं सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे एम्पलीफायर क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है। तो एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। नाम भी आपको देखो ऐसे ही, एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाई करने वाली डिवाइस। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन द डिस्टर्बेंस एंड नॉइज प्रेजेंट इन द सिग्नल आर आल्सो एम्पलीफाइड। जाहिर सी बात है जब एम्पलीफिकेशन हो रहा होगा तो जो भी इनपुट पर चीज है वो एम्पलीफाई होकर के आएंगे, भले ही वो डिस्टर्बेंस हो या कोई नॉइज भी हो। अब इस नॉइज और डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए हम नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नॉइज है या अनवांटेड सिग्नल है, उसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। In this, the feedback is opposite in the phase to the input signal and it lead to net decrease in the input signal resulting a reduced gain। देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसको यूज करते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अपोजिट फेज, जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो अपोजिट फेज में होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल, और जिसकी वजह से जो इनपुट सिग्नल है उसमें भी डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा वो। इट इज आल्सो नोन एज डीजनरेटिव और इनवर्स फीडबैक भी इसको बोलते हैं। इट इज यूज टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ गेन एंड रिड्यूस डिस्टोर्शन। तो डिस्टोर्शन करने के काम आता है, कम करने के काम आता है। इट ट्रांसफर इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस एंड इम्प्रूव फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। The noise voltage within the amplifier also gets reduced by using negative feedback amplifier। मतलब मेन टारगेट हमारा यही था, नॉइज वोल्टेज को हमें कम करना है तो हम नेगेटिव फीडबैक का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, तो यहाँ पर हम जो फीडबैक सिग्नल होगा वो इन फेज होगा, ये आउट ऑफ फेज था। द फीडबैक सिग्नल इज इन द फेज विद द इनपुट सिग्नल, जबकि यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा था वो आउट ऑफ फेज था फीडबैक। The effective input to the circuit is increased, and this type of feedback is called positive, regenerative और direct feedback भी इसको बोलते हैं। Due to positive feedback, the overall gain increases, but it also leads to increase the distortion and poor stability। तो positive feedback amplifier का फायदा तो है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो इनपुट पर जो इनपुट पर डिस्टोर्शन है उसको ये इंक्रीज कर देता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि जब लेस देन 1 है गेन और अपोजिट फेज में यूज हो रहा है तो हम इसको ऑसिलेटर की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ कॉनकेव मिरर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द फोकस एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द फोकस। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो हमें बताना है कि फोकल लेंथ कितनी होगी अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें फोकस से x दिया हुआ है और इमेज का डिस्टेंस फोकस से ही हमें y दिया है। तो इसका जो सॉल्यूशन कई तरीके से कर सकते हैं। मैं एक बेसिक मान के चल रहा हूँ कि लेट ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है सी और एफ के बीच में, और यहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है
एफ यानी कि फोकल लेंथ। तो हमें दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डिस्टेंस पर है फ्रॉम द फोकस, तो ये हो गया एक्स। तो जो यू यू हम लिखते हैं, यू मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है, वो होता है यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। या ये जो पॉइंट है पी, यहाँ पर इससे डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लिखेंगे इसको कितना, एफ, तो ये डिस्टेंस हो गया प्लस एक्स, यानी कि एफ प्लस एक्स। और ये मैग्नीट्यूड हो गया, साइन हम लेते हैं इसका नेगेटिव। ऐसे मान लेता हूँ, लेट इमेज सी के पीछे बनती है समय, तो सी के पीछे जब इमेज बन रही है, ये तो हमें गिवन है कि एफ से लेकर के इमेज तक का जो डिस्टेंस है आई है इमेज, तो ये वाई है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, फोकल लेंथ। तो जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ प्लस में वाई नेट, और ये भी हम माइनस लेंगे क्योंकि जो इमेज है वो रियल है और बाहर तक बन रही है। अब फोकल लेंथ हमें निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब सोल्व करते हैं इसको। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया और फिर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते एफ माइनस एक्स, ऐसे भी हो सकता था, आंसर सेम ही आएगा, बट मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अब 1/f माइनस का इमेज कितना है, माइनस के एफ प्लस में वाई, फिर रखेंगे हम यहाँ पर 1/माइनस में एफ प्लस में एक्स। देखो माइनस तीनों तरफ है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f प्लस वाई एंड 1/f प्लस एक्स। तो इस इक्वेशन को हम f के लिए सॉल्व करेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि f की वैल्यू कितनी आएगी। पहले यहाँ पर नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 1/f इक्वल टू, ये हो जाएगा f प्लस एक्स प्लस में f प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा f प्लस एक्स इंटू में f प्लस में वाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने एल्सियम ले लिया है। और इसको फर्दर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे लिख लेते हैं 1/f इक्वल टू, ये हो गया पूरा f प्लस एक्स, ब्रैकेट में अब हटा रहा हूँ, तो 2f हो जाएगा, f प्लस f 2f प्लस एक्स वाई, और ये f प्लस एक्स इंटू में f प्लस में वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो f प्लस एक्स f प्लस वाई इक्वल टू 2f स्क्वायर आएगा ये, प्लस एक्स f आएगा और वाई f आएगा। ठीक है, एक्स एफ और वाई एफ, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इंटू एफ का स्क्वायर प्लस एफ वाई प्लस एक्स एफ प्लस एक्स वाई। अब जो चीज़ें दोनों तरफ इक्वल है उनको हम कैंसिल आउट करेंगे, ये एक्स एफ और ये वाई एफ। ठीक है, तो देखो वाई एफ यहाँ पर भी है और वाई एफ यहाँ पर भी है, एक्स एफ यहाँ पर भी है, एक्स एफ यहाँ पर भी है। दूसरा एक हमारे पास बचा एफ स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2f स्क्वायर। तो आप एफ स्क्वायर को इस तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, या फिर एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स वाई। हमें तो एफ चाहिए, सो एफ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू में वाई। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पावर एक्स वाई की पावर 1/2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूट एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ में इसको लगाना है। एक बुलेट है जिसका मास 0.02 किलोग्राम है और उसकी स्पीड है 3.3। एक बॉल है जिसका मास गिवन है और उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। कोई रस्ट पार्टिकल है, मास और वेलोसिटी दी हुई है, और एक फोटोन है जिसका मोमेंटम है इतना, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है थ्रू दी 1000 वोल्ट। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। यहाँ से एक बात के लिए, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट जो कि फिक्स रहेगा, तो लैम्डा इनवर्सली मोमेंटम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। तो मोमेंटम जिसका ज्यादा होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो बहुत कम होगी, तो मोमेंटम जिसका कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो हम बिना एच अपॉन पी निकाले भी पता कर सकते हैं कि किसका लैम्डा ज्यादा होगा या किसका कम होगा, लेकिन इसमें हम निकालना पड़ेगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट पोटेंशियल वी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, लैम्डा
12.27। हालांकि इसको जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर लाने में, पर मैं बता देता हूँ फिलहाल। इसको आप 100 लिखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा टी के लिए, इट विल बी इक्वल टू 1.2247 इंटू 10⁻⁻10। फिलहाल इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं आपको कंक्लूजन बता दूंगा कैसे हम करेक्ट आंसर पर चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले इन सबका मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो पार्ट ए के लिए मोमेंटम कितना होगा, पी ए। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो पी ए इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि 0.02 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.3 की, तो ये आ जाएगा 66। फिर पीवी, तो पीवी के लिए फिर से मास इनटू वेलोसिटी आप करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 0.0331 की मल्टीप्लाई करो 2 में, तो जो पीवी होगा वो आएगा 6.6 इंटू 10⁻²। फिर पीसी, तो 2 इंटू 10⁻10 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 में, तो जो पीसी आएगा इट विल बी इक्वल टू 6.6 इंटू में 10⁻10। और फिर पीडी निकालेंगे, पीडी तो खैर गिवन है 6.63 इंटू 10⁻26। अब आप ये देख लीजिए इन सब में से सबसे ज्यादा मोमेंटम जो है वो किसका है, तो इन सब में सबसे ज्यादा मोमेंटम है ए का। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा मोमेंटम जिसका होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। यानी कि जो ऑर्डर बनेगा वो सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ते क्रम में चलेगा। और सबसे ज्यादा जो मोमेंटम है ये हमने देखा वो पीए का, तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, यानी कि लैम्डा ए सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़े का सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका मोमेंटम सबसे कम होगा। अब आप ये देखें कि इसमें 10⁻26 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मोमेंटम सबसे कम है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, लैम्डा टी सबसे ज्यादा होगा। तो बस अब आप ऑप्शन में वहां पर जाइए जहां पर सबसे पहले डी आ रहा हो, सबसे पहले ए आ रहा हो और सबसे बाद में डी आ रहा हो। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ए की वेवलेंथ सबसे कम, सबसे ज्यादा डी की वेवलेंथ होगी। तो आप बिना कैलकुलेशन के भी यहाँ पर कंक्लूजन पर पहुंच सकते थे, सिर्फ ये फाइंड करके कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो किसका कम आ रहा है और किसका ज्यादा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें यहाँ पर पावर निकालनी है और करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है एसी में वो रहता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कोस फाई। तो जो कोस फाई है इसको हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए पावर का फॉर्मूला। अब पहले ये फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर पावर फैक्टर होगा कितना, मतलब पहले फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं फाइन। तो आप देखो ये है साइन 100t और ये साइन 100t माइनस π/2। तो जो π/2 है ये यहाँ पर फेज डिफरेंस आ रहा है। तो कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, वही कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पावर आएगी वो आएगी 0, क्योंकि पावर फैक्टर ही 0 हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पावर फैक्टर यहाँ पर 0 है जिसकी वजह से पावर 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी हुई है और यहाँ पर उनको डिटेक्ट करने का तरीका दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, ये जो इंफ्रारेड वेव होती है, इंफ्रारेड ये रिलेटेड होती है हीट से। ठीक है, तो जहां पर इंफ्रारेड होंगी वहां पर टेम्परेचर हाई होगा। अब टेम्परेचर हाई होने का मतलब ये है कि हम उसको अगर डिटेक्ट करना है तो ऐसी किसी डिवाइस से डिटेक्ट कर सकते हैं, वो डिवाइस कहलाती है थर्मोपाइल्स। तो बी किससे हम मैच करेंगे, फोर से। अब आप ऑप्शन में जाओ, देखो बी का फोर सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी पर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको सब नहीं पता तो आपको जो पता है उससे रिलेटेड आप देख लो कि ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इंफ्रारेड हीट से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो वो थर्मोपाइल से मेजर की जाती है, डिटेक्ट की जाती है, सॉरी। तो बी का फोर यहाँ पर है, तो हमने देखा कि बी किससे मैच हो रहा है, फोर से। बाकी डिस्कस कर लेते हैं। जो ए है वो थ्री से मैच क्यों हो रहा है, देखिए लाइट जो होंगी वो फोटो सेल्स पर आप गिराओगे तो उसमें करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, तो लाइट का हो जाएगा फोटो सेल्स, ए का थ्री। फिर बी का फोर, सी का वन क्यों होगा, सी मतलब रेडियो वेव, तो रेडियो वेव को रिसीवर एरियल से डिटेक्ट किया जा सकता है। और माइक्रोवेव है,
तो पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड से इनको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, बताना है कि कौन सा किससे पर डिपेंड करेगा। पहले मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, एक पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट चार्ज, तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और उसके किसी आर सेपरेशन पर आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो वो होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन्वर्सली किस पर डिपेंड करेगी, आर के स्क्वायर पर। और पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, इन्वर्सली 1/r पर। ये होगी पॉइंट चार्ज की बात। डायपोल के लिए बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल की होती है वो होती है केपी अपॉन में आर की क्यूब। ठीक है, 2 kp अपॉन में आर की क्यूब, ये इक्वेटोरियल पे होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रही है, आर की क्यूब पर। जबकि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है केपी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल इन्वर्सली आर के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन्हीं से आपको पता लग जाएगा करेक्ट आंसर होगा क्या। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, तो मैंने आपको बताया कि वो आर के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर देख लो आर का स्क्वायर कहाँ पर इनवर्सली, तो 4 है। तो एक को हम किससे मैच करवाएंगे, ए को मैच करवाएंगे 4 से। अब आप चलो ऑप्शन में, ए का 4 या तो ऑप्शन ए में या फिर ऑप्शन डी में है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर की क्यूब पर डिपेंड करेगी। तो बी को हम मैच करवाएंगे 3 से, बी को 3 से मैच करवा देते हैं। वो किस में है, वो ए में भी है डी में भी है। अब आगे चलते हैं। सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, तो वो इन्वर्सली आर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब सी को हम मैच करवाएंगे 1 से। अब सी का 1 किस में है, डी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो रहेगा ऑप्शन डी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है क्वार्टर डायपोल की, वो इन्वर्सली डिपेंड करती है आर की पावर 4 पर। ठीक है, तो क्लास 12 में क्वार्टर पोल नहीं पहला समझाते हैं या पढ़ाते भी नहीं, सिलेबस में भी नहीं है, तो आप इनसे भी डिटेक्ट कर सकते थे कि कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है किसकी क्या होती है। तो जो आपको सबसे पहले इजीली पता है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, पर सबसे आसान है यहाँ पर। देखो क्या क्या है, जारो मैग्नेटिक रेशियो, परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पर, और बोर मैग्नेटोन। तो आपने परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होगा, ये होता है 4 × -7, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई, मतलब 12.56 इंटू 10⁻⁷। तो परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो बी है उसको हम किससे मैच करवाएंगे, 4 से। अब बी 4 किस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसको हटा दो, और इसमें भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये हट गया है और ये हट गया, बचा अभी ए और बी, ए और सी सॉरी। अब जायरो मैग्नेटिक रेशियो कितना होता है, तो वो रहता है 8.8 इंटू 10⁻⁻10। तो हम ए को मिलाएंगे 3 से। फिर बी हमने देख लिया है। उसके बाद सी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, तो वो होती है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, आप इसको यूनिट से भी मिला सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, वो सिर्फ इसी में है। तो यूनिट अगर आपको वैल्यू नहीं भी पता तो आप यूनिट से भी मैच कर सकते हैं। तो सी को किससे मैच करवाएंगे, फर्स्ट से, सॉरी यहाँ पे सेकंड नहीं, फर्स्ट से। तो सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप ये सब भी डायरेक्टली ये भी कर सकते थे कि सीधा देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें पूछी हुई सी में, यहाँ पर टेस्ला सिर्फ एक ही में है, फर्स्ट में, तो वही उसी से मैच होगा। तो सी का फर्स्ट एक ही में आ रहा है ऑप्शन में, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a parallel plate capacitor has capacity C, distance of separation between its plate is x, तो कैपेसिटी कितनी है C और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है x, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई किया जा रहा है वो V है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितना होगा, फोर्स के बारे में पूछा है। अब अगर हमारे पास कोई भी मान लीजिए कैपेसिटेंस है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होता है फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, और जो फोर्स होता है वो होता है नेगेटिव रेडिएट ऑफ पोटेंशियल, वी कैन से। अब F इक्वल टू -d/dx, और देखो U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर तो है 1/2,
सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो मैं यहाँ पर सी का वैल्यू रखूंगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में एक्स इंटू में वी का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 1 में 2 एप्सिलॉन नॉट ए वी का स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो एफ इक्वल टू जो एक्स पर है एक्स को हम अंदर ही रखेंगे, बाकी सब चीजें बाहर लाते हैं, -1 में 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में वी का स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा डी अपॉन में डी एक्स, और 1/x को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर -1। फिर -1/2 ए एप्सिलॉन नॉट वी का स्क्वायर। इसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा, जैसे एक्स की पावर एन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है एन इंटू एक्स की पावर n-1। यहाँ पर जो पावर है वो है -1, तो ये -1 एक्स की पावर -1 हो जाएगा, -1/x² भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है -1/x², -1/x²। अभी माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो हमें मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए वी का स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर। बट अगर आप ऑप्शन में देखो तो इसमें सी के टर्म में दिया हो, तो मैं इसको सी के टर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में एक्स इंटू में वी स्क्वायर अपॉन में एक्स। मतलब मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स और एक्स लिख लिया है ताकि हम यहाँ पर कैपेसिटेंस के टर्म में आंसर ला सकें। ये हो गया सी वी स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो आंसर होगा 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो वो किस में है, देखो सी इंटू वी स्क्वायर, सी स्क्वायर नहीं होगा, सी स्क्वायर नहीं होगा, हाफ आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। पहला, टू मेजर टाइप ऑफ रजिस्टर आर वायर बाउंड रजिस्टर एंड कार्बन रजिस्टर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होते हो। मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये सही है, फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है वी डी अपॉन में ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मोबिलिटी। तो बी सही है। अब जब बी सही है तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, बचा हमारे पास ए बी ई और बी सी डी ई। अब ए तो सही नहीं था तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल इज मच लोअर देन द कॉमन इलेक्ट्रिकल सेल। एक मिनट, इसमें ये आंसर नहीं होगा, मैं दोबारा बताता हूँ, पहले इसको इरेज कर देते हैं। एक्चुअली जो ड्राई सेल होते हैं उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। यहाँ पे बोला है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल इज मच लोअर देन द कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ड्राई सेल का ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। तो हम इसको अभी नहीं लेंगे, सी जिसमें आ रहा है, और इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। और बी वाली स्टेटमेंट हमें लेनी है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। और बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड द इलेक्ट्रॉन्स कैरी द इलेक्ट्रिक करंट, नहीं, इसमें आयंस लेते हैं, तो इसलिए डी स्टेटमेंट गलत है, तो हम इसको सही नहीं मानेंगे, इसको भी सही नहीं मानेंगे, और ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। और ई, पोटेंशियोमीटर इज अनअफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। तो जो पोटेंशियोमीटर है उसमें जो हम रीडिंग लेते हैं वो नल पॉइंट पर लेते हैं, तो उससे इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट ए भी सही है। एक्चुअली दो मेन मेजर टाइप के जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा बाउंड रेजिस्टेंस एंड कार्बन रेजिस्टेंस। हालांकि इसके अलावा भी काफी रेजिस्टेंस होते हैं, बट स्टेटमेंट ए बी और ई यहाँ पर करेक्ट होगा।